नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की को जिस तरीके से पुनर्गठित किया गया है और उसमें नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को जिस तरीके से हटा के बहुत ही लाइट वेट लोगों को उसमें रखा गया है, उसकी वजह से देश की राजनीति में काफी गर्माहट आ गई है। तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं, तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं, क्योंकि नितिन गडकरी कोई मामूली नेता भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। नितिन गडकरी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, आरएसएस के बेहद चहेते थे और सबको याद है कि जब 2009 में भारतीय जनता पार्टी हारी थी तो आरएसएस ने खासतौर पर नितिन गडकरी को नागपुर से उठाकर दिल्ली भेजा था, पार्टी के अध्यक्ष बनाया था और पार्टी के बड़े दिग्गजों को दरकिनार करके उनको अध्यक्ष बनाया था। उसी तरीके से शिवराज सिंह चौहान 13 साल के मुख्यमंत्री थे। फिर जब 2018 में भारतीय जनता पार्टी हारी, कांग्रेस की सरकार गई, जब दोबारा वहां बीजेपी की सरकार बनी तो फिर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, यानी 15 साल वो मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। एक समय में लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि शिवराज सिंह चौहान में प्रधानमंत्री बनने की कुव्वत है। ऐसे हेवीवेट लोगों को अगर बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड से हटाया जाता है तो जाहिर सी बात है उसमें मीन मेख भी निकाले जाएंगे, उसकी आलोचना भी की जाएगी, उसके राजनीतिक मतलब भी निकालने की कोशिश होगी। एक सवाल और यहां पर भी है, योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सबसे ताकतवर और मजबूत और मास लीडर बनकर उभरे हुए, उनको इस बोर्ड की में क्यों नहीं रखा गया है? ये तीन ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ इस वक्त है प्रभु चावला। और राजनीति के गलियारों में ये कहते हैं कि कोई ऐसा सच नहीं है, कोई ऐसी जानकारी नहीं है, कोई ऐसी खबर नहीं जो प्रभु चावला की नजरों से बच जाए। देश के जाने माने पत्रकार हैं, बहुत सम्मान है उनका। प्रभु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको जब ये पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक की जानकारी मिली, उसके पुनर्गठन की जानकारी मिली, तो आपको कुछ हैरानी हुई? आपको लगा ये तो होना ही था? जी, मेरे को हैरानी नहीं हुई थी कि आज से कोई 4 हफ्ते पहले मैं एक कॉलम लिखा था जिसके अंदर मैंने भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड का दोबारा से गठन नहीं हुआ, मैंने कई सालों के बारे में लिखा भी था, तो काफी विस्तार से लिखा था कि यहाँ के पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग नहीं हो रही है, उनकी गठन भी नहीं हो रहा है। जब से नड्डा साहब बने, उनके टर्म का लगभग 3 साल होने वाले हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, छोटे मोटे इधर उधर करते रहते थे। सवाल ये है कि हम पत्रकार कई बार अपनी दृष्टि से चीज को देखते हैं कि जो इतिहास चलता आ रहा है पॉलिटिकल पार्टीज का, उस हिसाब से पहले क्या होता था, अब क्या होता है। परिवर्तन के साथ परिवर्तन आते हैं। अगर सरकार में परिवर्तन होता है, किसी पार्टी में परिवर्तन होता है, तो हर एक नेता की अपनी सोच होती है। अब आप जिनकी बात करें दोनों की, उनकी तरफ आता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड बने या ना बने, इससे भारतीय जनता पार्टी के कार्य में क्या फर्क पड़ता है, ये सोचने की बात है पहले कि हम ये मानकर चल रहे हैं भारतीय पार्लियामेंट्री बोर्ड इस पार्टी का बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग सेक्टर है, वहां पर सब फैसले होते हैं। उसको अगर मान के चलेंगे तो फिर लगता है कि ये बहुत छोटे लोग आ गए हैं, नहीं होने चाहिए थे। जबकि मेरे को ये लगता है कि जो नए लोग आए हैं, जैसे देवेंद्र फडणवीस आए हैं, उनको नया मौका मिलना चाहिए और जातियों के हिसाब से लोगों को रखा गया, समीकरण के हिसाब से रखना चाहिए। तो आप अगर सोशल इंजीनियरिंग की बात करें, नए चोरों की बात करें, तो इससे बढ़िया पार्लियामेंट्री बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो सकता। ऑन मेरिट अगर लेकर के चलें कि अगर आपने सबको जाति को लाने, जैसे यादव आई है, राज्यसभा के मेंबर शायद हैं, उनको कोई जानता नहीं कभी ऑफिस में कहीं रही है कि नहीं, मैंने ज्यादा पता नहीं है मेरे को। पर सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड हो, चाहे देश की और 46 पार्टी बोर्ड है, कभी उनके बारे में सुना भी आपने? उनकी मीटिंग होती है कभी? मैंने अखिलेश यादव की पार्टी की मीटिंग होती सुना ही नहीं है। मायावती की पार्टी कब लास्ट मीटिंग हुई थी? तो आप जब कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन, मैंने 75 ईयर ऑफ डेमोक्रेसी में यही लिखा है, किसी भी पार्टी के जो उनके फोरम्स हैं उसमें कोई चर्चा होना विषय के बारे में होता। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मिनट्स आप पढ़ लीजिए पिछले 50 सालों के, कितने झगड़े हुए मैंने देखा उसके अंदर, किस तरह के झगड़े हुए, डिवीजन हुआ, पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई। भारतीय जनता पार्टी बोर्ड पार्लियामेंट्री बोर्ड की लास्ट मीटिंग कब हुई थी? आपको याद है या मेरे को याद है? मेरे को याद नहीं है। और इस बार लगभग 80 के लगभग नए राज्यसभा सदस्य नॉमिनेट किए गए। हमेशा पार्लियामेंट्री बोर्ड की इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होती है, बोर्ड की होती है, उसमें उनको नॉमिनेट किया जाता है। मैंने तो प्रेस रिलीज देखी नहीं, मैं आज कोशिश भी कर रहा था देखने की, मेरे को कहीं नहीं मिली। म्यूचुअल कंसल्टेशन से किसी ने डिसाइड कर लिया कि आशुतोष को राज्यसभा का मेंबर बनाना है, तो कह दिया गया प्रभु चावला को कि आप किसी नकवी जी से बात कर लीजिए, किसी और से बात कर लीजिए, हो गया फैसला। तो इस हिसाब से आजकल सब पार्टियां चल रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर गडकरी जी को अलग करना या शिवराज चौहान जी को अलग करना, मैं जानता हूं कि नरेंद्र मोदी को भी राजनाथ सिंह जी जब अध्यक्ष थे, उन्होंने उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर बनाया था।
सबसे पहले कोई मुख्यमंत्री पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर रहा, सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी बने। 1 साल ही रहे, उसके दूसरे साल जब पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन हुआ वहां पर नरेंद्र मोदी जी को ड्रॉप कर दिया गया था, तो उसमें तो कोई हल्ला नहीं बचा था। तो अब शिवराज चौहान रहे, अब दूसरे लोगों को नंबर भी आना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी बात जो कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा, क्या प्रधानमंत्री ने ये फैसला कर लिया या पार्टी ने ये फैसला कर लिया कि 75 साल के बाद के लोग भी राजनीति में वापस काम करेंगे कि नहीं करेंगे। अभी तक जितनी राजनीतिक पद दिए जा रहे थे उसके अंदर 75 साल के लोगों को बाहर रखा गया या रिटायर कर दिया जा रहा था। और सत्यनारायण जतिया 7-8 बार राज्यसभा के लोकसभा का मेंबर चुन कर गया है, उनको आपने टिकट नहीं दी, चुनाव नहीं लड़ने दिया, उस दलित से हैं और उनको आप 76 साल की उम्र में पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर अब ला रहे हैं। थावरचंद गहलोत चले गए, उसी जगह किसी दलित को लाना था तो 76 साल का दलित मिला। तो इसी तरह येदियुरप्पा जी 79 ईयर ओल्ड, उनको भी लेकर के आप आ गए, क्योंकि उनकी जरूरत है, इलेक्शन आपको लड़ना है, इलेक्शन जुड़े लोग। सत्यनारायण जतिया इलेक्शन जुड़ा सकते हैं, जुड़ा सकते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, मेरे को उसके बारे में चर्चा नहीं करनी है जी। तो आप नितिन गडकरी को बाहर रखना, क्योंकि ऐसा होता है कभी भी सिटिंग जो पुराने अध्यक्ष हैं नॉर्मली वो पार्लियामेंट्री बोर्ड में होते हैं, इस वक्त जितने भी एक्टिव सदस्य हैं उनमें से एक नितिन गडकरी हैं, मुरली मनोहर जोशी एक्टिव नहीं है, लालकृष्ण अडवाणी एक्टिव नहीं है, दोनों पुराने अध्यक्ष जिनको मार्गदर्शन में दंड में रखा, उनकी मीटिंग कभी नहीं हुई। तो इसलिए पॉलिटिकल कन्वीनियंस जिनको है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड ऐसी बॉडी है जिसकी मीटिंग करनी कई बार जरूरी हो जाती है, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड एक होना चाहिए। और अध्यक्ष जी जो अपने 1 साल रह गया इनकी तरफ, उन्होंने कहा कि मेरा पार्लियामेंट्री बोर्ड भी होना चाहिए। तो ना जातीय समीकरण, नए लोगों को ला करके रखना वहां पर, उनको ट्रेन करना, जैसे जितने चीफ मिनिस्टर अभी आए हैं, शिवराज चौहान को छोड़ दीजिए, बाकी सारे के सारे लगभग नए हैं जी। तो जैसे जैसे चीफ मिनिस्टर का एक्सपेरिमेंट हो रहा था, उनमें से कई लोग साबित हुए अच्छे कि हार गए, जैसे त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर जंगेश था, उसके बारे में बड़ी शिकायतें फिर निकाल दिया गया। तो ये जो है मैं कहूंगा कि एक्सपेरिमेंट है, नए लोगों को खड़ा करना। मोदी की भाजपा खड़ी हो रही है जी, तो मोदी की भाजपा में सत्यनारायण जतिया कहाँ फिट बैठते हैं और येदियुरप्पा कहाँ फिट बैठते हैं ये समझ नहीं आया, परंतु उनको लगता है कि इनका प्रयोग है। तो आप इसको नितिन गडकरी को रखा गया कि बड़े एक्टिव हैं, पुरानी पीढ़ी में से एक ही आदमी को बाहर, हालांकि 62 साल के 61 साल के बड़ी उम्र नहीं है उनकी, उनको वहां से निकाल देने का मतलब ये है कि आप पुराने अध्यक्षों में से राजनाथ जी सिर्फ वहां पर डिफेंस मिनिस्टर हैं, साथ में बैठते हैं क्योंकि वो वहां पर हैं, बाकी पुरानी पीढ़ी में से कोई भी नहीं है। तो ये एक बदलाव जो भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है, नया चेहरा, नया चलन वो दिखाई दे रहा है। बट लेकिन नितिन गडकरी को आपने बिल्कुल सही कहा कि आज की भारतीय जनता पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सारे फैसले तो प्रधानमंत्री जी खुद करते, पीएमओ करता है। तो ऐसे, लेकिन इसका एक जो सिंबॉलिक मीनिंग है, वो ये कह रहे हैं कि नितिन गडकरी जी कभी भी नरेंद्र मोदी के साथ जो है वो उनका समन्वय नहीं था, उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, और वो ऐसे लोगों में से दिखाई पड़ते थे जो प्रधानमंत्री के साथ एक सुर नहीं मिलाते थे। चाहे 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद जब उन्होंने कहा था कि अगर जीत का सेहरा अगर अध्यक्ष जी के माथे पे लगता है तो हार की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए, या पिछले दिनों जब उन्होंने कहा कि भाई 100% पॉलिटिक्स आज की तारीख में सत्ता में बने रहने का खेल हो गया है। तो क्या चूंकि नितिन गडकरी जो है वो लगातार, अगर मैं ये शब्द का इस्तेमाल करूं, डिफाइंड नहीं थे, लेकिन कम से कम नरेंद्र मोदी के सुर में सुर नहीं मिलाते थे, उसकी सजा उनको मिली है? नहीं, मैं आप सजा की बात कर, मैं बिल्कुल कह रहा कि उनका राजनीति अब क्या है, एक ही नुकसान होता है नितिन गडकरी का, क्योंकि इनफॉर्मल कंसल्टेशन पार्टी में होती थी। मैं जानता हूँ आजकल जो सिस्टम यही था कि इनफॉर्मल कंसल्टेशन होती थी, जैसे कुछ डिसीजन लेना है उसके अंदर जिस आदमी को डिसीजन लेने असंतोष है वहां पर, जैसे संगठन मंत्री का काम होता है, उनको ये डिस्कशन हुआ कि प्रधानमंत्री और अमित शाह जी मिल गए या किसी ने डिसीजन लिया ये काम करना है, तो उनको कहा जाता है उनका संतोष जी, क्योंकि आरएसएस से आते हैं, काम कराते, तो क्या करते थे कि जितने पुराने अध्यक्ष रहे उनसे कंसल्ट कर लेते हैं, या जो पार्लियामेंट्री बोर्ड में 4-5 इंपॉर्टेंट लोग हैं वो भी कर लेते हैं। तो अब उसके अंदर जो कंसल्टेशन के अंदर नितिन गडकरी भी एक प्रोसेस में आ जाते थे, वो उस प्रोसेस से अब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से आप कह सकते हैं नितिन गडकरी बाहर हो गए हैं, उनका संगठन से कुछ लेना देना अब नहीं रह गया है, कि वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के मकसद से रहेंगे, उसके अंदर मेंबर हैं, कि पार्लियामेंट बोर्ड के मेंबर नहीं तो उसके अंदर मेंबर रहेंगे, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी जब होगी उसमें उनका क्या रोल होगा अभी कुछ बोल नहीं देते। तो इतना ये हुआ कि नितिन गडकरी को भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी जो राजनीति होती जिसमें बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे उस फोरम से बिल्कुल बाहर गया, और सिर्फ बाकी मंत्रियों की तरह एक मंत्री बन करके रह गए। मंत्री मंत्रालय अपना अच्छा चला रहे हैं, अगर गवर्नमेंट में सबसे अच्छा मंत्रालय चलाने वाला कोई है जिसने डिलीवरी की है वो नितिन गडकरी है,
वो सोच भी अलग होती है। पर राज्य, आपने ठीक कहा कि वो अपनी बातों को सामने रखते हैं कि नागपुर से आते हैं, वहाँ लोगों से मिलते रहते हैं और वो अपनी बातों को ना कहने में घबराते नहीं है। परंतु ये कहना कि वो उनकी कोई दुश्मनी किसी से है, वो एक कहते हैं कमिटेड स्वयं सेवक जरूर हैं, आरएसएस के नाम से काम करते हैं, शाखा में भी जाते हैं, काम करने में विश्वास रखते हैं। अगर ट्वीट देखें उनकी, सबसे ज्यादा एक्टिव ट्वीट पे हैं, जैसे उन्होंने कहा मेरे को 3 लाख 4 लाख रुपए महीना, तो मुझे आपसे ज्यादा पता है, वही कमा लेते हैं अपने ट्वीट्स वगैरह सोशल मीडिया से। तो उनकी पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा है। तो उनको लगता, वो ट्वीट जब करते हैं तो आप देखेंगे हर ट्वीट के अंदर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री की गाइडेंस में हमेशा प्राइम मिनिस्टर को टैग करते हैं। तो उनके पब्लिक कमिटमेंट टू प्राइम मिनिस्टर कभी भी डाउट में नहीं है। बाकी मंत्री इतना टैग नहीं करते जितने नितिन गडकरी पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का नाम के बिना उनकी ट्वीट कोई भी नहीं होती है। तो पब्लिक में ये है कि ये बात आपकी ठीक है, वो बोलते बहुत ज्यादा हैं, उनको वहां से ना रखने का मतलब ये है कि आप महाराष्ट्र के अंदर उनका रोल बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया आपने। देवेंद्र फडणवीस, तो दोनों ब्राह्मण है, ये बात भी लेकर के चलिए आप, तो दोनों ब्राह्मण है, तो एक ब्राह्मण नागपुर के दोनों है, तो नागपुर से 2 व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? एक को डिप्टी चीफ से बना लिया और नए लोगों को चेहरे को खड़ा करना। देवेंद्र फडणवीस और देवेंद्र दोस्त भी हो सकते हैं, परंतु कंपटीशन तो पॉलिटिकल है नागपुर के अंदर, और देवेंद्र फडणवीस उनसे 10-12 साल छोटे हैं। तो आगे की राजनीति में महाराष्ट्र कौन करेगा? देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अनडिस्प्यूटेड लीडर, इनको हटाने के बाद बन गए। इसका ये एक मैसेज है। बट एक मैसेज ये भी है कि नितिन गडकरी आरएसएस के बहुत करीबी हैं, तो क्या आरएसएस को भी मैसेज देने की कोशिश की गई कि भाई अब आप अपने आपे में रहिए, मतलब अब ज्यादा करने की जरूरत नहीं है? क्या नितिन गडकरी के बहाने आरएसएस को संदेश वाकई में दिया गया है, या ये कह सकते हैं कि जो आरएसएस का कंट्रोल या आरएसएस का जो मॉनिटरिंग सरकार के ऊपर हुआ करती थी, उसको मोदी ने पूरी तरीके से डिफाई कर दिया और संदेश दे दिया कि अब आप अपना काम करिए, मुझे अपना काम करने दीजिए? देखिए, सत्यनारायण जैतिया आरएसएस से बड़े क्लोज है, उनको रखा गया है, बहुत पुराने संसद हैं, प्रचार भी रहे हैं, और आरएसएस का संगठन मंत्री जो है वहाँ बैठे हुए हैं, तो उनके वो रिपोर्ट करते हैं आरएसएस क्वार्टर्स को भी, मोदी जी को साथ का भी वो करते हैं, अध्यक्ष भी करते हैं। परंतु संगठन मंत्री जो है बीजेपी के अंदर अभी भी आरएसएस का है। हर जगह पर सारे प्रदेश के अंदर संगठन मंत्री आरएसएस के हैं। लगभग 100 के प्रचारक फुल टाइम है जो आरएसएस के नाम से, आरएसएस ने लोन पे, वो कहते हैं हमने दिया उनको काम करने के लिए। तो आप कहेंगे कि आरएसएस का कंट्रोल नहीं खत्म हो गया, ये बात नहीं है, क्योंकि संतोष जो है, जितनी भी वहां पर बातें होती होंगी, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते होंगे और जो उनको लगता है कि ठीक नहीं है वो कहते होंगे, और आरएसएस से उनका परिचय कि वहां पर वीकली मीटिंग भी होती है। आपको पता है आरएसएस वाले मीटिंग करते हैं रास्ते, जिसके अंदर जितने भी लोग होते हैं जो संगठन में काम कर रहे हैं, चाहे विद्यार्थी परिषद में है, बीजेपी में है, मजदूर संघ में है, वो सब लोग महीने या 2 महीने में एक बार मिलते जरूर है आपस में जाकर के, वो एक्सचेंज होता है कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है। तो इंफॉर्मेशन पार्टी के बारे में आरएसएस के पास रेगुलरली पहुंच जाती है। एक बात मैं आपको बता दूं कि आरएसएस वाले डे टू डे बीजेपी के फंक्शनिंग में कभी भी इंटरफेयर नहीं करते। उनकी चॉइस होती है संगठन मंत्री अपॉइंट करना, उनकी चॉइस होती है अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का कौन होगा। अमित शाह बने थे, परंतु आरएसएस की मर्जी से बने थे, और उसके बाद गडकरी जब बने थे, आपको याद है कि अटल जी कुछ और को चाहते थे, अडवाणी जी किसी और को चाहते थे, तो उनका 4 लोग दिल्ली के अंदर, नंद कुमार, अरुण जेटली, इन सबका, सुषमा स्वराज का नाम चल रहा था, उसको सबको काट करके गडकरी जी को बनाया गया था जी। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर अध्यक्ष के मामले में आरएसएस के पास वीटो है, ये मेरा समझना है कि हमेशा उन्हीं का आदमी बनता है, तो अध्यक्ष दूसरा बाहर से कभी नहीं आ सकता। तो अभी भी अध्यक्ष जो आरएसएस के बने हुए नड्डा साहब प्रचारक रहे हैं, आरएसएस विद्यार्थी बच के काम कार्यकर्ता रहे हैं, तो नॉन आरएसएस कमिटेड वर्कर बीजेपी का अध्यक्ष नहीं बना, अभी तक ना बनने की कोई संभावना है। तो जो आप कहना चाहते हैं कि आरएसएस को ये मैसेज गया है, मैसेज ये नहीं कि आरएसएस कभी भी बीजेपी की इंटरनल वर्किंग के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करती जब तक उनको लगता है कि ये हमारे से बाहर जा रहे हैं। जैसे अडवाणी जी को हटाया, अडवाणी जी किस लिए हटाया? जिन्ना के बारे में उन्होंने जाकर के आइडियोलॉजिकल स्टैंड लिया। 1 महीना पहले अडवाणी जी ने, भागवत जी ने अडवाणी के जन्मदिन के अंदर उनके घर में आए, रात का खाना किया, 1 महीने बाद उनको हटा दिया। तो आरएसएस वाले जब आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन आएगा, अभी देखेंगे मोदी के कार्यकाल के अंदर आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन तो है ही नहीं। राम मंदिर ले लो, 370 ले लो, पता जो भी ले लो, तो आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन डर नहीं है, तो उनका एक आदमी बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड में है या नहीं, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मोदी जी की सरकार ज्यादा हिंदूवादी है देन आरएसएस। क्या नितिन गडकरी का करियर खत्म हो गया राजनीतिक? नहीं, मैं नहीं कहूँगा खत्म, कि ये कहते इतनी जल्दी खत्म नहीं होता, क्योंकि अभी मंत्री हैं, सक्सेसफुल है, मंत्री पद से जिस दिन हटा दिएगा उस दिन उनका करियर खत्म हो
मैं तो वेट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में अगर आप ये कहते हैं, जो पत्रकार सुनते हैं, मैं उस तरह से नहीं सोच रहा। अगर जिस दिन उनको मंत्री पद से हटा दिया गया, तब हम सोचेंगे, इस बारे में डिस्कशन करेंगे, इनका कैरियर खत्म। तो वो 3 लाख वोटों से जीत करके आए, वहां पर साइकिल पे चुनाव लड़ते हैं। इसलिए क्योंकि इसके पहले जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और था, उनकी उम्र भी 75 साल नहीं हुई है अभी। 75 साल नहीं हो गया अगर 75 साल वाले। पिछली बार जो रिशफल हुआ था उसमें उनके पास एक और मंत्रालय था जो उनकी वो लेके किसी और को दिया गया था। अब उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड से भी हटाया गया, जो चीफ इलेक्शन कमेटी उससे भी उनको हटाया गया है। और आपने जैसे बताया कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में उनकी दखल बिल्कुल खत्म हो गई आज की तारीख में, यहाँ तक कि नागपुर तक में भी उनकी बीजेपी की पार्टी में खत्म हो गया। बीजेपी की पार्टी में दखल खत्म। हाँ, बीजेपी की दखल। उनके पास कोई पद नहीं है तो इनसे कंसल्टेशन करना जरूरी नहीं है। हाँ, जरूरी नहीं है। तो इसके पीछे का कारण आप क्या समझते हैं? क्या नरेंद्र मोदी को ये लगता है कि ये आदमी उनका लॉयलिस्ट नहीं है इसलिए इनको हमारे साथ नहीं रहना चाहिए, या अमित शाह के लिए रास्ता साफ कर रहे हो? नहीं, अमित शाह क्या, आप क्या मेरे समझे, आप क्या अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी के बाद, ये कहना चाहते हैं? एक चर्चा ये भी है कि दरअसल नितिन गडकरी जो है वो मोदी के बाद एक सीरियस कंटेंडर हो सकते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर भी और बीजेपी के सबसे बड़े नेता के तौर पर भी। और अमित शाह चूंकि नरेंद्र मोदी के पुत्र हैं या उनके उत्तराधिकारी के तौर पर उनको देखा जाता है, इसलिए उनके लिए भी रास्ता साफ किया जा रहा है, ऐसी चर्चा है। मुझे नहीं मालूम इसमें कितनी सच्चाई है। हम लोग चर्चा करें, ठीक करनी चाहिए हम लोगों को। नेहरू के बाद कौन, उसके बाद कौन, जब अभी तो अडल्ट होना चाहिए, पहले उसके बाद शादी होगी ना। हम यहाँ पर एजेंसी है कि नहीं है, तो नहीं है। तो अभी तो अडल्ट नहीं आया बीजेपी। तो मेरे को लगता है कि चर्चा है कि उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। ये अभी 2024 का इलेक्शन होना है, उसके बाद 2029 का इलेक्शन होना है। तब तक राजनीति में क्या परिवर्तन आएंगे, कौन होगा क्या नहीं होगा। राजनाथ जी भी तो बैठे हैं ना वहां पर, राजनाथ जी भी तो बैठे हैं, उनके बारे में कहा जाता है वो सबसे बड़े, तो वही चैंपियन है। अगर किसी का नाम लिया जाता है तो पहले राजनाथ जी का लिया जाता है, फिर अमित शाह का लिया जाता है। योगी जी जब तक तो सबसे छोटी उम्र के हैं, 50 साल के भी नहीं है, तो 50 साल के होने वाले, तो आप योगी जी को क्यों भूल जाते हैं? सबसे बड़ा उत्तराधिकारी कोई बन सकता है जो चलते रहते ओपिनियन हो रहा है, के बारे में अमित शाह का भी नाम आता है, योगी जी का भी नाम आता है। तो बीजेपी में काफी प्रधानमंत्री बनने लायक लोग हैं, उनमें से कौन बनेगा, किस वक्त क्या स्थिति होगी। जैसे रवानी जी ने काफी प्रधानमंत्री बना दिए थे, उनमें से एक बन गया। जब उन्होंने मोदी जी को मुख्यमंत्री बना के गुजरात का भेजा था, वसुंधरा राजे को भेजा था, उमा भारती को भेजा था, शिवराज चौहान को बनवाया था, तो उस वक्त ये सब लोग प्राइम मिनिस्टर कैटेगरी में आ गए। तो आप मोदी को क्रेडिट दीजिए कि उनके अब कैबिनेट के अंदर या उनके बीजेपी के अंदर आधे दर्जन प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, कोई भी बन सकता है। वाह गडकरी क्यों नहीं, योगी के ऊपर डिस्कशन नहीं करते आप, उनको भी नहीं रखा। गडकरी को क्यों? बट रहते नहीं है। बट गडकरी अंदाजा करें, चीफ पहले आपने सोच लिया कि फलाना आदमी होना चाहिए था, फिर नहीं है तो क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हम लोग कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? अब कल से मैं देख रहा टीवी चल रहा है, योगी जी उम्मीद कर रहे थे, उनको कहा था कि टीवी चैनल को उम्मीद कर रहे थे, योगी जी क्यों होने चाहिए? मैं सवाल ये पूछ रहा था। योगी जी अपना काम अच्छा कर रहे हैं, अच्छी सरकार चला रहे हैं, उनके प्रति सबसे पॉपुलरिटी हिंदुस्तान के अंदर है। वो पार्लियामेंट्री बोर्ड में हो या ना हो, योगी जी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको होना चाहिए, बढ़ेगा या कम होगा, क्या उनको होना चाहिए? पार्लियामेंट्री बोर्ड, इस तरह के पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठ करके उनका कोई पार्लियामेंट का नहीं बढ़ने वाला है, जो बाहर रह करके ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है वो। इसलिए कौन बनेगा, कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, इसका अटकलें लगाते हैं हम लोग। लगाना चाहिए मेरे हिसाब से कोई और को नहीं बन सकता क्या? हरदीप पुरी को नहीं बना दिया पार्लियामेंट्री बोर्ड, अच्छी अंग्रेजी बोलता है, उसको बनना चाहिए था। मेरे को लगता था एक पढ़ा लिखा हुआ आदमी होना चाहिए। वो सरदार बना दिया लालपुरा, जो आपने सरदार जी को बनाया, उनका पार्टी से कनेक्शन क्या है? 2012 में ज्वाइन किया उन्होंने पार्टी। जी 2012 में पार्टी ज्वाइन की उन्होंने। हाँ, वही कह रहा हूँ, हरदीप पुरी विद्यार्थी परिषद पुराने से सबसे अच्छे हैं, चुने हुए हैं। इलेक्शन विनर तो क्या हुआ? अब बाद में मेरे दिमाग में था शायद हरदीप पुरी बनेंगे, क्यों नहीं बने? उनको पसंद नहीं करते प्राइम मिनिस्टर, क्या मैं ये पूरी निकाल लूं? इसलिए ये जो निकालने का, पर एक बात यह है कि इतने सारे लोग हैं ये पार्टी में, इतने सारे लोग पार्लियामेंट्री बोर्ड में आ सकते हैं। जहाँ इस पार्टी के अंदर आज स्थिति ये है कि पार्टी मेजोरिटी आई है एक व्यक्ति के कारण 2 बार, उसका नाम है नरेंद्र भाई मोदी। तो नरेंद्र भाई मोदी पार्टी से बड़े हैं, पार्टी उनके ऊपर निर्भर करती है जीतने के लिए। अटल जी बहुत बड़े नेता थे, पर मेजोरिटी तो नहीं आई थी। तो जिस व्यक्ति के ऊपर पार्टी निर्भर करती है, उस व्यक्ति का अधिकार है कि अपने साथ टीम किसको लेकर के चले। वैसी टीम को लेकर नहीं जा सकता जिसके ऊपर उसका विश्वास नहीं हो, जो उसके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वर्की में फिट नहीं बैठता हो, किसको बताना है, तो उसका आप सोचने का तरीका है। पर उसके अंदर आप ये कि हम लोग डिसाइड करें कि फलाना होना चाहिए, ढिगाना नहीं होना चाहिए। एज ए कॉम्पिटिटर,
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारी है, कह सकते हैं, पर उसमें कंक्लूजन बेस्ड होना चाहिए कि पार्टी के अंदर पहले तो देखना, पार्लियामेंट्री पहले फैसला कर लो कि पार्लियामेंट्री रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपकी राय से सहमत हूं कि आज की तारीख में पार्लियामेंट्री बोर्ड का कोई मतलब नहीं, लेकिन चूंकि पॉलिटिक्स में सिंबलिज्म बहुत होता है। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत, लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है, एक पत्रकार होने के नाते हमें सवाल का अन्वेषण भी करना चाहिए, विवेचना भी करनी चाहिए। क्या वाकई में बीजेपी नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बीच में किसी तरीके का कोई तनाव है क्या? क्योंकि जैसा ये कहा जाता है कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने गुजरात के अंदर आरएसएस को पूरी तरीके से एकदम सबड्यूट कर दिया था, और अब लोग कह रहे हैं कि वही चीज अब राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है और आरएसएस का जो जलवा हुआ करता था अब वो जलवा नहीं है। तो क्या ये दोनों के बीच में तनाव का कारण बन रहा है? फिर इसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन है। आरएसएस क्योंकि मोदी जी की बात चाहिए कि मैं सरकार चला रहा हूँ, मेरे को सरकार चलाने दीजिए, आपके एजेंडे के खिलाफ मैं जा रहा हूँ तो मेरे बताइए। अब वहां पर बैठ के वहां का महामंत्री जो जोशी जी थे अगर गड़बड़ करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद उनको इंटरफेरेंस से बड़ा डर लगता है कि मेरे काम के अंदर अगर आपको लगता है कि आपकी आइडियोलॉजी के खिलाफ मैं जा रहा हूँ तो आप मेरे ऊपर अंकुश लगाइए। अगर मैं आपके एजेंडे को पूरा कर रहा हूँ तो बाकी लोग मेरे को सलाह देने वाले कौन होते हैं? मेरे को मुख्यमंत्री से हटा दीजिए अगर आपको नहीं पसंद है। तो अब जब प्रधानमंत्री आप कहते हैं कि तनाव आ रहा है, तनाव किस बात पे आएगा? तनाव पर्सनैलिटीज पे क्यों आएगा? आइडियोलॉजी पे आएगा ना। आरएसएस वाले कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं अपनी विचारधारा में, व्यक्ति में नहीं करते। हम लोग जो पत्रकार हैं व्यक्ति देखते हैं और व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, जीता है इलेक्शन के अंदर। तो आरएसएस का झगड़ा मोदी से तभी होगा जब उनकी विचारधारा से कॉन्फ्लिक्ट होगी उनकी। अभी तक कहाँ कन्फ्लिक्ट है? किसी इशू के अंदर आप देखिए, हार्दिक पुरी ने कल ट्वीट कर दिया रोहिंग्या के बारे में, मुस्लिम के बारे में, ऐसी होगी उसकी, होम मिनिस्टर को स्टेटमेंट देना पड़ा। तो आप देखते हैं कि आरएसएस का इन्फ्लुएंस कितना है। जैसे ही वीएचपी का स्टेटमेंट आया, जो आरएसएस का आया, फंड एकदम अमित शाह का स्टेटमेंट आ गया, हमने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया। तो जहां आइडियोलॉजी का प्रश्न होता है, मोदी सरकार आइडियोलॉजिकली आरएसएस से ज्यादा कनेक्टेड है, व्यक्तियों से नहीं कनेक्टेड है। आइडियोलॉजिकली मोदी इज मच मोर हिंदू सम्राट देन आरएसएस थिंक्स। तो हिंदू से जब उनका कॉन्फ्लिक्ट किस बात पे होगा? कॉन्फ्लिक्ट तो आरएसएस के कॉन्फ्लिक्ट होता है तब व्यक्ति से झगड़ा करना है। व्यक्ति एंटी हिंदू हो गया, एंटी आरएसएस हो गया, तब उनका झगड़ा होगा। अब मोदी तो उससे ज्यादा आगे बढ़कर चल रहे हैं, मंदिर बनवा दिया, 370 लगा दिया, ट्रिपल तलाक कर दिया, अब क्या क्या उन्होंने जो एजेंडा देख रहे हैं आप। और भारत के अंदर सेक्युलर नाम का वर्ड जो है, हम और आप जेएनयू वाले जो यूज करते हैं, उसका यूज करना बंद हो गया। सेक्युलर वर्ड ही खत्म हो जाएगा थोड़े दिन के डिक्शनरी से। तो ये सब चीजों के लिए एक काल्पनिक है कि हमेशा आप आइडियोलॉजिकल पढ़ते हैं, आप आइडियोलॉजिकल विचारधारा पर डिस्कस करते हैं, तो जेएनयू में भी बाकी जगह के अंदर क्या आरएसएस और मोदी में आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं है, इसका आंसर ढूंढना चाहिए पहले, उसके बाद बाकी चीजें फिट होती है। अब चूंकि आपने विचारधारा का सवाल खड़ा किया, लेकिन यहाँ पे एक चीज महत्वपूर्ण है, जो आरएसएस बनने के बाद से संगठन पर उसका फोकस है, उसका फोकस व्यक्ति पे नहीं है। और आज की तारीख में जो पूरी की पूरी बीजेपी है या जो हिंदुत्व की विचारधारा है, वो एक व्यक्ति आधारित हो चुकी है। और वो व्यक्ति इतना पावरफुल हो गया है कि आज की तारीख में आरएसएस का जो संगठन वो गौड़ दिखाई पड़ता है। तो जो आरएसएस के बनाने के पीछे की जो पूरी प्रेरणा थी, वो लगता है कि अब गौड़ होती जा रही है। क्या ये आरएसएस की चिंता का विषय नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति अगर इतना पावरफुल हो जाएगा तो जो हमारी योजना है, जिसकी वजह से हमने आरएसएस बनाया, संगठन, वो कमजोर हो जाएगा? तो ये भी आपके कंक्लूजन है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैं जो सवाल जो उठाया ना, उसके पीछे आपको कहाँ लगता है कहाँ कमजोर हुआ आरएसएस? पहले से ज्यादा शाखा लगती है उनकी, पहले से ज्यादा लोग उनके इंस्टीट्यूशंस के अंदर हैं, पहले से ज्यादा उन्होंने अपनी पहले ऑर्गेनाइजेशन 79 थी, मैंने 1980 इंडिया टुडे में कम लिखी थी, आरएसएस की 79 ऑर्गेनाइजेशन थी, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन। आज कम से कम 1000 है। उन्होंने रिसर्च इंस्टीट्यूट खड़े कर दिए, उन्होंने कई चीजें खड़ी कर दी है। वनवासी संघ पहले होता था, अब ट्राइबल से बहुत कुछ हो रहा है। आरएसएस का काम जितना बड़ा है, जितनी घुसपैठ जिसको कहते हैं जी, वैसे लेफ्ट वाले इन्फिल्ट्रेशन कर गए थे सरकार के अंदर जब मिसेस गांधी थी, तो आरएसएस आइडियोलॉजी के लोगों का इन्फिल्ट्रेशन सरकार के अंदर इतना हो गया है कि टोटल संघीकरण सरकार का हो चुका है। और उनको बाहर रखा गया था पहले, जब मैरिट के पे थे तब भी इनको नहीं है। तो जिनका भी वहां इंक्लूजन हुआ है, आरएसएस के लोग आजकल इतने एक्टिव हैं, उनको लगता है कि हमारी सरकार है, इसलिए हमारा जो अधूरा एजेंडा पहले चल रहा था वो पूरा होना चाहिए। तो उनका एजेंडा पूरा करने के लिए आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन हुआ है, उनकी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन हुआ है,
उनके वर्कर का सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, कोऑर्डिनेशन बेटर है। तो जब उसकी वजह से आप देखिए सबसे बड़ी वर्ल्ड की पार्टी बन गई है, 20 करोड़ मेंबर बन गए हैं, हर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में उनके ऑफिस खुल गए हैं बीजेपी के। आरएसएस के शाखाएं पहले से बड़े हुए कई स्टेट्स में ज्यादा लगती हैं। तो मेरे को लगता नहीं है कि आरएसएस को कहीं नुकसान हो। ये जरूर है कि एक व्यक्ति बहुत बड़ा हो गया है, ठीक बात है, पर जिस दिन आरएसएस ने फैसला कर लिया कि हमने हमारी विरुद्ध जा रहा है व्यक्ति, तो उसमें कोई भी टिकता नहीं है। वहां बल्हारी मधोक बहुत बड़े पावरफुल थे। तो मोदी जी अभी तो आरएसएस की विचारधारा को न केवल इंडिया में, वो तो हिंदुस्तान से बाहर भी मंदिर कहते हैं, हमने अरब देश के अंदर मंदिर बनवा दिया। जब अरब देश के अंदर मंदिर बन जाएंगे तो उसके बाद आरएसएस वाले तो खुशी तालियां तो बजाएंगे। तो आप इसको बड़े दूसरी तरह से दे रहे हैं। पर आरएसएस से और उनके व्यक्ति जो संसेक हैं, जो पुराने लोग हैं, वो मोदी जी को भी अब भगवान से भी बड़ा मानने लगे, इसलिए क्योंकि जो चाहते थे वो हो रहा है, उससे ज्यादा हो रहा है। तो आरएसएस कमजोर हो रहा है, ये तो आप काल्पनिक हो सकता है। मेरे को लगता है आरएसएस विचारधारा के लोग ज्यादा हो रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग आरएसएस को जुड़ रहे हैं, सत्ता के नाम से जुड़ते हैं कुछ लोग। तो आईएएस मिलिट्री वाले, आप डिस्कशन टीवी में देखते होंगे, ऐसे लोग जो आपने भी देखे हैं पत्रकारिता में, जो उस तरफ कई तरह चिल्लाते थे, आजकल भक्त बने हुए हैं सारे के सारे। तो उसका इन्फ्लुएंस हुआ सोसाइटी के अंदर। जो लोग पहले संघ के बारे में थोड़ा सोचते थे कि ये संघ बेकार ऑर्गेनाइजेशन है, उनका कंपटीशन चल रहा है कि संघ कितनी अच्छी संघ ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक विचारधारा का फैलाव, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी मिडिल क्लास में, जो कहूंगा जी क्या बोलते हैं, खान माफिया गैंग जो है, माफिया खान मार्केट गैंग, हाँ गैंग नहीं, कुछ और वर्ड नहीं, खान मार्केट गैंग ही बोला, गैंग। खान मार्केट गांव लुटियन दिल्ली का जो है, उसके अंदर आरएसएस के प्रति लॉयल्टी दिखाने वाले लोग, क्योंकि संख्या बढ़ गई है। हर घर के अंदर, हर बंगले के अंदर आरएसएस का आदमी बैठा हुआ है। तो इसलिए आप मान के चलो, ये जरूरी है कि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसके लिए चिंता का विषय उनको होना चाहिए। परंतु व्यक्ति पावरफुल इसलिए है क्योंकि वो उसके साथ लोग जुड़े हुए हैं, वो डायरेक्ट लोगों से बात करता है, लोग उसको अभी भी एक्सेप्ट करते हैं। अगर पॉपुलरिटी इंडिविजुअल देखेंगे, जैसे अटल जी की पार्टी से ज्यादा इंडिविजुअल पार्टी थी, इनकी बहुत ज्यादा है। पर मोदी का ये एडवांटेज है, इसके फेवर में इतने लोग हैं, कमिटेड है, एकदम लड़ने के लिए तैयार है, जो अटल जी के मामले में नहीं था। मोदी जी के खिलाफ जो लोग हैं वो भी लड़ने के लिए तैयार हैं, और जो उनकी फेवर में है वो भी लड़ने की तैयार हैं। तो मोदी अपने आप में कल्ट कह सकते हैं, परंतु कल्ट ऐसी है जो आरएसएस की, हिंदुओं की जो चाहत है उसको आगे। मैं बनारस गया था अभी 3-4 दिन 5 दिन पहले, हरा झंडा बांटने के लिए। तो घाट पे देखा मैंने जा करके, सफाई हुई है, अच्छा शहर हो गया। किससे बात करो मोदी जी की, हालांकि इतनी भीड़ थी, मेरे को 4 किलोमीटर गाड़ी चलाने में 2.5 घंटे लगे पहुंचने में, परंतु कमिटमेंट उनको लगता है कि यहाँ कोई परिवर्तन आया। तो परिवर्तन जो आया 10 साल के अंदर, उसका असर वहां पर दिखाई देता है। परंतु इंस्टीट्यूशनल आप कहें कि मैकेनिज्म कहीं है कि संस्थाएं जो काम करती थी वो कमजोर जरूर हुई हैं। उसका कारण ये है कि कुछ संस्थाओं में बैठे वाले लोग जो हैं वो भी सरेंडर कर गए, और ऊपर वालों को लगता है जब काम ठीक चल रहा है, क्योंकि उनकी अध्यक्षा में चल रहा है, तो इंस्टीट्यूशनल जो वीकनेसेस हैं वो लॉन्ग टर्म में जाके नुकसान हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म में कैसा कोई नुकसान नहीं है, सब ठीक है। पार्टी को आप पार्लियामेंट्री बोर्ड को छोटी चीजें हैं, उससे तो छोड़िए, जो आपने सवाल, आपने एक चीज जो कही कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से जो इंदिरा गांधी फिनोमिनन है उस फेज में चली गई है कि इंदिरा गांधी बहुत पावरफुल थी, अकेले वही कैबिनेट थी, सब कुछ उनके इर्द गिर्द चलता था, उनके बगैर कांग्रेस पार्टी को अस्तित्व नहीं होता था। लेकिन उनके जाने के बाद जो कांग्रेस की हालत हुई है वो आज तक कांग्रेस सुभर नहीं, लगातार कमजोर होती गई। तो लोग ये भी चिंता कर रहे हैं, और आरएसएस के अंदर भी चिंता है कि भाई जिस तरीके से नरेंद्र भाई ने बीजेपी को बड़ा किया है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, उसकी वजह से लॉन्ग टर्म में बीजेपी को नुकसान होगा, जैसे कांग्रेस को नुकसान हुआ। नहीं, कांग्रेस, इंदिरा गांधी गई, ठीक बात, आपके पर्सनैलिटी कल्ट था वहां पर। इंदिरा गांधी की जाने का इमरजेंसी के बाद 2.5 साल में वापस भी आ गई। जैसे मैंने अभी अपने आर्टिकल में लिखा था पिछले हफ्ते, आपने पढ़ा होगा कि 75 ईयर्स डेमोक्रेसी क्या है। जब हमने शुरू किया, जब हम बच्चे थे तो सुनते चाचा नेहरू जिंदाबाद, सारे हिंदुस्तान के अंदर चाचा नेहरू जिंदाबाद के नारे लगते थे। आते आते हम इंदिरा इंडिया के नारे लगने शुरू किए, देवका लगा दिया। तो चाचा नेहरू जिंदाबाद से लेकर के इंदिरा इंडिया से लेकर के हर घर मोदी, ये डिफाइन करता है इंडियन डेमोक्रेसी को, कि हर सड़क पे खड़ा हुआ आदमी नारा लगा रहा है हर घर मोदी, हर घर मोदी, हर घर मोदी। उससे पहले हर आदमी कह रहा था इंदिरा इंडिया, उससे पहले चाचा नेहरू जिंदाबाद। तो पर्सनैलिटी देश के अंदर एक वीकनेस रही है, जो भी एक इकोनॉमिक पर्सनैलिटी आई है तो लोग उसका जुड़ते चले जाए। बीजेपी के अंदर अटल जी बने थे, पर अटल जी उस लेवल पे नहीं गए जिस लेवल पे मोदी जी पहुंच चुके हैं। तो आप जो कहना चाह रहे हैं कि इंदिरा जी के जाने के बाद नरेंद्र मोदी आ गए इतने पावरफुल, पर
इसके अंदर यह कि इंदिरा गांधी के जमाने में कांग्रेस कमजोर हुई थी, यहाँ पर बीजेपी कमजोर नहीं हुई है, आरएसएस कमजोर नहीं हुआ, तो संगठन पहले से ज्यादा मजबूत है। इतना एक्सपेंशन इसका हुआ है हर देश के अंदर। पैन इंडिया पार्टी अगर किसी को कहेंगे इस वक्त, जो कांग्रेस के जमाने में हुआ करती थी, आप बीजेपी है, हर गांव के अंदर कांग्रेस वर्कर मिलेगा, हर गांव के अंदर आपको बीजेपी का झंडा मिल जाएगा। कई जगह नहीं, साउथ में अभी तक नहीं जा पाए कि साउथ में थोड़ा सांस्कृतिक है, कल्चरल डिफरेंसेस हैं, वहां जाकर एक्सपेंशन करने की कोशिश हो रहे हैं, परंतु लगता है अगले 5-7 साल के। अब तेलंगाना के अंदर कांग्रेस स्थिति कमजोर हो गई है, सेकंड पार्टी पर बीजेपी खड़ी हो जाएगी। इस तरीके तमिलनाडु में भी नहीं, केरला में बड़ी कोशिश की है, नहीं कर्नाटका में तो कब्जा करके बैठे ही है ना, उनका वहां पर सरकार नहीं हुई है। तो इसलिए लगता ये है कि जो कंपैरिजन ठीक भी है, पार्शियली गलत भी है कि इंदिरा गांधी ने संगठन के ऊपर जोर नहीं दिया। तो मोदी जी का ये रहा कि उन्हें अमित शाह को पहले खड़ा किया पार्टी के अंदर, उनको जानते थे कि संगठन करने के, और अमित शाह ने जिस तरह से पार्टी को बनाया सारे देश के अंदर 4 साल जो वो रहे, नड्डा जी ने उसको एक्सपेंशन किया, तो पार्टी भी उतनी तेजी से मजबूत हुई है जितनी संगठन की दृष्टि से, जितनी वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में होती है। तो दोनों का प्रोग्रेस इकट्ठा चल रहा है, संगठन दृष्टि से, ऑर्गेनाइजेशन दृष्टि से पार्टी स्ट्रॉन्गर, सो द इलेक्टेड बॉडी। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स से मिस करके दोनों जगह नए लोग खड़े किए हर जगह जाकर के, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए आसान हो जाएगा। नुकसान ये हो सकता है कि इस तरह का नेता और है नहीं कोई, तो अगली बार जो नेता आएगा तो मोदी तो दूसरा है नहीं इस पार्टी के अंदर कोई। अमित शाह हैं, ठीक है, संगठनात्मक दृष्टि से अच्छे हैं, बाकी प्रेसिडेंट है उस तरह की चीजें तो उनको सोचते भी नहीं है, कभी सोचा भी नहीं होगा उन्होंने, वो तो सिर्फ होम मिनिस्टर सीधे चलाए जा रहे हैं। परंतु मेरे को लगता है कि इनके जाने के बाद ये काडर बेस्ड पार्टी है, कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी थी, अब ये बीजेपी जो है काडर एंड मास बेस्ड दोनों बन गई है, इसलिए इसको प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे को लगता है। आपसे आखिरी सवाल, ये नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पलटी मारी है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या इसका कोई फर्क आपको 2024 में दिखाई पड़ेगा? देखो आप, ये पार्टी जो ना यार, ये रीजनल पार्टी जो है, ये क्या करते हैं कि तो इनकी आइडियोलॉजी कोई है नहीं, आइडियोलॉजी सिर्फ यही कि सत्ता में रहना है। नीतीश कुमार पलट चाचा, पट्टू चाचा पहले बोला था, उसके साथ मिल गए हैं। तो नीतीश कुमार को लगता है अगले 2 साल के अंदर, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी रीजनल पार्टी को ट्रीट कर रही है, उनको भी लगता था मेरी इंसल्ट हो रही है, तो अगले 2 साल उनको रहना है सत्ता के अंदर। रीवा चुनाव उन्होंने कह दिया मैं लड़ूंगा नहीं, तो अगले 2 साल सत्ता में आराम से कुर्सी में निकल जाएंगे। उसके अंदर असर पड़ सकता है अगर तब तक ये इकट्ठे रहे, पता रहेंगे नहीं है, ये भी चांस पता नहीं ना कुछ भी। उसके बाद क्या होता है, कितनी पावर है स्टैंडिंग करने के लिए, अगर वो इकट्ठे रहते हैं तो सारा का सारा एंटी बीजेपी फॉर्मेशन वहां पर रहता है। तो 40 सीटें बिहार के अंदर हैं, जिसमें 32-33 इन लोगों के पास है, 39 बीजेपी और जेडीयू के पास 39 थी। जेडीयू चला गया तो फिर जेडीयू अलग हो गया, फिर उसके बाद बीजेपी 16, तो 17 बीजेपी अगर वो अलग हो गए, अलग इकट्ठे रहे तब तक कांग्रेस ये तीनों, तो मेरे को लगता है 10-15-20 सीटों का फर्क वहां पड़ सकता है, पॉलिटिकल एनालिसिस के अंदर फर्क पड़ेगा। तो अभी भी लगभग जीत गए थे वो लोग, अभी जब इलेक्शन लड़े थे तो वो तो जीत ही गए थे दूसरी साइड वाले, लास्ट मोमेंट पे थोड़ा 8-10 सीटों में फर्क पड़ा, उसकी वजह से हार गए। तो बिहार तो एक किस्म से एंटी इनकम्बेंसी हो जाएगा सेंटर के खिलाफ। अब वो नीतीश कुमार खिलाफ बनने की कोशिश करनी चाहती है, बीजेपी की भी क्रेडिबिलिटी उतनी खराब है जितनी पलटू राम जी की है। तो पलटू राम जी पलटते रहते थे, बीजेपी वाले भी कभी उसके साथ कभी उसके साथ, फिर उसको बाहर रात को, आपने तो रात के 12 बजे सरकार बदली थी उस वक्त, इन्होंने 12 घंटे में बदल दिया, आपको पता नहीं लगा कैसे वो। तो टिट फॉर टैट है उसके साथ। मेरे को लगता है बिहार का असर जरूर होगा उसको उस मुद्रा को पूरा करने में, कि बिहार में पहले भी हरा दिया था मोदी जी, यहाँ प्रधानमंत्री थे, बिहार में फिर भी जीत गए थे वो लोग। तो मोदी जी की वजह से बिहार, अब दिल्ली में भी हार गए थे, तो ये तो हार जीत तो होती रहती है, पर उसका असर आपका ठीक है, बिहार का असर इनके ऊपर जरूर पड़ेगा, वो चिंता का विषय उनके लिए होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु हमसे बातचीत करने के लिए, थैंक यू सो मच सर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।